So we are continuing May June 21 2016 paper 21 variant. Question number 2, after depreciation, the next part was belongs to provision for doubtful debt. On 28th February, Wade designs which owed Sophia 5100 was declared bankrupt. A check of 1800 was received. The balance was treated as irrecoverable debt, yani bad debts. Now requirement number E, prepare journal entries to record paid designs. So 5100 हमें रिसीव करने थे, 1800 वो बाय चेक पे कर रहा है. remaining amount that is 5100 minus 1800, 3300 will become bad debts. डबल एंट्री बनेगी, वो हमें पेमेंट कर रहा है बाय चेक 1800 और रिमेनिंग अमाउंट बैड डेट हो रही है विच इज 3300. and the customer name was Wade Design. अब सिंपल रिसीवेबल भी देख सकते हो. टोटल अमाउंट वाज 5100. तो 3 मार्क्स की ये रिक्वायरमेंट थी. ट्रांजैक्शन नंबर 1, 5100 सोफिया ने रिसीव करने थे, लेकिन 1800 सिर्फ रिसीव हो रहे हैं. रिमेनिंग अमाउंट एज अ बैड डेट ट्रीट होगी. Now on 29th February, the last date of the year, trade receivables are given to us with their respective percentages. तो doubtful debt हम खुद percentage form में निकालेंगे. 2% of 18,000. ये percentages 1 by 1 इन सब पे अप्लाई हो जाएंगी. पहले का आंसर आ रहा है 360. 12,200 पे लगेगा 5%. यानी जो डेट जितना पुराना होगा उस पर उतना ही ज्यादा डाउट होगा. जो उधार हमारा जितना ज्यादा पुराना हो चुका होगा उस पर हमें उतना ही ज्यादा डाउट होगा. $1740 आंसर आ रहा है इसकी कैलकुलेशन का डाउटफुल डेट. लेट वी सी एग्जामिनर क्या मांगता है. कैलकुलेट द प्रोविजन. उसने सिर्फ यही कैलकुलेशन मांगी है, तो आप इस कैलकुलेशन को आराम से यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख सकते हैं. हमने 2% किस पे लगाया, 18,000 पर, एंड सो ऑन आप लिख दीजिएगा. इसमें 1 नंबर की कैलकुलेशन है ये. Calculate provision for doubtful debt for 39 or on 29th February. Answer is 1740. The next page, the prepare the provision for doubtful debt account. What was the old balance? The old balance was on 1st March 2050. 2050 was the old allowance. अगर आपको याद हो तो ये हमारा बनता है यहाँ पर brought down 2050. हमने इस वक्त क्या कैलकुलेट किया है 1710. इस 1740 हमने कैलकुलेट किया है. इसमें से पुराने वाले को माइनस करेंगे, चेक करेंगे बढ़ गया या कम हो गया. सर ये कम हो गया है प्रोविजन. 1740 में से हम 2050 माइनस करेंगे. 1740 में से 2050 माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 310. प्रोविजन बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है. सबसे पहले हम इसकी डेट्स डालेंगे. डेट्स को गौर से देख लें. 2015 1 मार्च का बैलेंस था. (2015) 1 मार्च का हमारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस था 2050.
अभी ये 29 फरवरी 2016 को प्रोविजन कम हो रहा है, बढ़ता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, बढ़ता है तो क्या एंट्री बनती है, कम होता है तो क्या एंट्री बनती है। अगर बढ़ता है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, अगर कम हो रहा होता है प्रोविजन डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। तो इस वक्त प्रोविजन हमारा कम हुआ है 310 से, तो हम डिक्रीज वाली एंट्री बनाएंगे। 310 should be recorded on the debit side with reference to income statement. इसकी डेट होगी 29th February 2016। That's all। अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाएंगे, बैलेंस क्रेडिट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाजमी करके दिखाइएगा। मैं कई दफा रिपीट कर चुका हूं, जो भी टी अकाउंट आपने बनाना हो उसका ब्रॉट डाउन आपने जरूर दिखाना है। Name one accounting concept applied on it is a prudence concept. Whenever you anticipate any expense, record it as an expense, but never record your revenues until it is confirmed or earned. इसके अलावा एक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इस पे लगता है जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिलहाल प्रूडेंस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर इट। लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। शक्ल देख के ही अंदाजा हो गया सर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन आ गया आपके पास। डज नॉट हैव फुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, समरी ऑफ द बैंक ट्रांजैक्शंस, यानी ये पूरा रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है टी अकाउंट। डेबिट साइड पे रिसीट होती है, क्रेडिट साइड पर पेमेंट्स होती हैं। ऑल कैश सेल्स वर पेड इनटू द बैंक, सारा पैसा उठाकर हमने बैंक में डाल दिया, विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज थिंग्स। तो इसकी वर्किंग मैं आपको कर देता हूँ। इसका मतलब बैंक अकाउंट बनाने से पहले हमारे पास एक कैश अकाउंट होता है, और जिसके अंदर हमारी क्या आती है, जिसके अंदर हमारी कैश सेल्स आती हैं। क्या आती हैं? कैश सेल्स आती हैं। ये सर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि उसने बोला जितनी भी कैश सेल्स थी सारी बैंक में उठा के डाल दी। बैंक में क्या डाली है? ये रही, ये बैंक में डेबिट तो हुआ है लेकिन ये कैश से बैंक में गया होगा 7400, और ये वो पैसे हैं जो बैंक में नहीं गए, हमने कैश से पे किए हैं। वेजेस एंड ड्रॉइंग्स 9000 और 11500, ये सब कैश से पे हुआ होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस चेक कीजिए, कैश का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही क्या है सर? रेवेन्यू निकालें। एक तो वर्किंग सीधी सीधी मैंने यहाँ कर दी कैश सेल्स के लिए, ये वर्किंग कैश सेल्स की वर्किंग है। This will help us to calculate cash sale। इसके अलावा हम लोग ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे in order to calculate the credit sales। होपफुली आपको याद होगा, important अकाउंट है ये। To calculate credit sale we use trade receivable। इसके फॉर्मेट के अंदर क्या क्या आता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट रिसीव्ड। SLCA वाले फॉर्मेट से बनता है ये। आप चाहें तो इसके अंदर अगर बैड डेट हुआ तो वो भी डाल देंगे, डिस्काउंट अलाउड हुआ वो भी डाल देंगे। जो SLCA में आता है ना, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज सिंपली अ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है, ट्रेड रिसीवेबल मार्क कर रहा हूं मैं आपके लिए। ट्रेड रिसीवेबल की चीजें कहां पर हैं? ये रही, ओपनिंग और क्लोजिंग। ट्रेड रिसीवेबल की चीजें देखें, मैं सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल की चीजें ढूंढ रहा हूं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसके अलावा मैंने भी कहा था रिसीट्स होती हैं इसके अंदर, रिसीट्स, रिसीवेबल रिसीट्स, ये रही।
इन 3 चीजों की मदद से हम रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ इन 3 चीजों की मदद से रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे। ये हमारे ओपनिंग है ब्रॉड डाउन्स, ये हमारे क्लोजिंग है कैरिड डाउन्स। आइए मैं आपके पास सॉल्व कर दूं इसको। बैलेंस ब्रॉड डाउन रिसीवेबल का 17,600, कैरिड डाउन 18,350, सही है बेटा, और रिसीट्स आएंगे 32,000। इसके बाद क्या करते हैं, बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस, बीच में से क्रेडिट सेल्स निकाल लो, बीच में से क्रेडिट सेल्स निकाल लो 32750, और कैश अकाउंट से कैश सेल्स निकाल लो 27,900। आखिर में टोटल सेल्स इन दोनों को प्लस करके निकाल लो। 4 नंबर्स गुड इनफ। 27,900 प्लस 32,750 इज इक्वल्स टू डॉलर। यहाँ पर डॉलर डालना बहुत जरूरी है, बाकी जगह डाला हो ना डाला हो, क्योंकि बाकी सब रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट सेल्स। नेक्स्ट हमसे कह रहा है सर परचेजेस फाइंड आउट करें। परचेजेस निकालने के लिए इजी वर्किंग, अगेन ट्रेड पेबल है जो हम पीएलसीएम में भी बनाते थे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट पेड आती है यहाँ, फिर बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस, यहाँ से हम क्रेडिट परचेजेस निकालते हैं। अगर कैश परचेज होगी तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी, अलग से ऐड कर लेंगे। आइए, ये 3 चीजें आपको चाहिए, ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन और पेड। मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा, ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ट्रेड पेबल, ओपनिंग और क्लोजिंग मिल गया 9750 7950, और अमाउंट पेड गॉट इट 29,000। इन 3 चीजों की मदद से हम ट्रेड पेबल निकालेंगे। आइए मैं आपकी आसानी के लिए आपके सामने ही बना देता हूं दोबारा ट्रेड पेबल। कैसे बन रहा है ट्रेड पेबल, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन एंड अमाउंट पेड। बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस, और यहां से आप परचेज निकाल लो। समझ गया मेरा बेटा? तो ये दोनों हमने 1 और 2 रिक्वायरमेंट सॉल्व कर ली। इसके बाद एग्जामिनर कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ। नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनेगी, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए याद रखिएगा क्या क्या मोटी मोटी चीजें चाहिए होंगी, मैं बता देता हूँ पहले आपको। लेट मी रब दीज वट एवर वी हैव डन। ये तो हम कर चुके हैं ना, तो इनको रब कर दें यहाँ से। ये इंटरेस्ट रिसीव अदर इनकम दी हुई है, वेजेस और रेंट इनके टी अकाउंट बन जाएंगे। जिस जिसका अक्रूड और प्रीपेड है उसका टी अकाउंट बना लिया करें। फॉर एग्जांपल वेजेस का अक्रूड है तो accruals brought down, accruals carried down, amount paid, यहाँ हम निकालेंगे वो अमाउंट वेजेस की जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। वैल्यूज पुट करो उसकी वेजेस की, ये देखो वेजेस ये रहा, ओपनिंग और क्लोजिंग वेजेस कैश पेमेंट, है ना। ये तीनों वैल्यूज की मदद से मैं वेजेस निकालूंगा। accruals brought down, accruals carried down, amount paid, बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस। इसी तरह रेंट अकाउंट बनेगा। रेंट प्रीपेड है, प्रीपेड का फॉर्मेट क्या होता है, एसेट है। प्रीपेड ब्रॉट डाउन, प्रीपेड कैरिड डाउन, अमाउंट पेड, बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस, इनकम स्टेटमेंट निकाल लो। अब आइए मैं वेजेस रब करके
अब मैं आपके लिए मार्किंग करने जा रहा हूँ रेंट प्रीपेड की। प्रीपेड ब्रॉट डाउन, प्रीपेड कैरिड डाउन, रेंट पेड, बस ये 3 वैल्यूज काम आएंगी आपको। प्रीपेड ब्रॉट डाउन ओपनिंग, प्रीपेड कैरिड डाउन, अमाउंट पेड, बड़ी साइट को प्लस करो, छोटी साइट को माइनस। अब ये वैल्यू इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आएंगी। तो हमने ये अकाउंट बना लिए, ये बना लिए, वेजेस एंड रेंट बना लिया। बैंक अकाउंट बनाकर बैंक का क्रेडिट डाउन निकलेगा, राइट सर जी? अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अकाउंट बनता है इसमें, इक्विपमेंट। ये बनता है हमारा नेट बुक वैल्यू अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, न्यू परचेज ऑफ एसेट, डिस्पोजल अगर कुछ बेचा है, और इस अकाउंट से हम क्या निकालते हैं? डेप्रिसिएशन। ये सारे अकाउंट इंपॉर्टेंट हैं और वर्किंग है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर इनकम स्टेटमेंट। इसके बगैर बनेगी नहीं ना, जब तक आपके पास एक्सपेंस की वैल्यूज नहीं आएंगी। आइए मैं मार्किंग कर दूं इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा। इक्विपमेंट ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, न्यू परचेज। सेल तो क्या नहीं है आपने, सेल क्या होता था, उसके अगेंस्ट पैसे आते या एडजस्टमेंट होती। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, न्यू परचेज, बड़ी साइट को प्लस करो, छोटी साइट को माइनस, डेप्रिसिएशन निकाल लो, 3000 आ रही है। नाउ दैट्स इट। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज इट इज एक्सपेंस आएंगे। रेंट की फिगर निकाल ली, वेजेस की फिगर निकाल ली। और एसएफपी बनाते वक्त याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, आपको कुछ नहीं करना। एसएफपी में इक्विपमेंट की यही वैल्यू लिखेंगे 10,500। आइए मैं बना के दिखा दूं। जब हम नॉन करेंट एसेट बनाने जाएंगे तो इक्विपमेंट की वैल्यू हम एंडिंग वाली लिखेंगे 10,500। दैट्स इट, सीधा सीधा यही नॉन करंट एसेट है। बस जब करंट एसेट लिखने जाएंगे, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, बैंक, कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लॉस होगा तो माइनस। नॉन करंट लायबिलिटी अगर होगी तो फिलहाल है नहीं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल एंड अदर पेएबल। मैं सिर्फ समझाना बहुत इंपॉर्टेंट बात चाह रहा हूँ, खामखा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये वाली वैल्यूज, ये एंडिंग वैल्यूज ही सिर्फ आपकी एसएफपी में जाएंगी। ये वाली वैल्यूज सारी एसएफपी में जाएंगी। कैपिटल से ब्रॉट डाउन जाता है, ड्राइंग्स ये वाली जाएंगी। मैं सिर्फ एसएफपी वाली मार्क किया है मैंने। एसएफपी में क्या क्या जाएगा? सब बैंक कैरिड डाउन दिया हुआ है। ओ भाई बैंक का टी अकाउंट बनाओ ना, बैंक का ब्रॉड डाउन यहाँ पुट करो डेबिट साइड पर, कितना है? 3950। बैंक का क्रेडिट डाउन निकालो, ये वाली वैल्यू एसएफपी में जाएगी। और ये जो मैंने येलो से मार्क किया हुआ है, ये सारी वैल्यूज एसएफपी में जाएंगी। इक्विपमेंट 10,500 जाएगा, इन्वेंट्री 11,500 जाएगा, सही है। इसी तरह रिसीवेबल भी, अदर रिसीवेबल भी बैंक आप खुद निकालोगे। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आता है। कैपिटल एसएफपी बनाते वक्त कैपिटल जो है ओपनिंग होता है 35,000। प्रॉफिट एसएफपी इनकम स्टेटमेंट से आएगा। ड्राइंग्स आपकी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर ही 11,500। लोन इस सवाल में है नहीं। ट्रेड पेबल, अदर पेबल एज इट इज आएंगे जो आपके एसएफपी में लिखे हुए 7950 और 450। चेक करें, 7950 और 450 दोनों आएंगे। ये दोनों आइटम, ये आपकी करंट लायबिलिटीज में चले जाएंगे। ये अदर रिसीवेबल करंट एसेट हो गया, ये करंट एसेट हो गया, ये करंट एसेट हो गया, ये नॉन करंट एसेट्स हो गया। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग
आप लोग पूरा SFP बनाकर इसे बैलेंस कर लोगे। राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, today's last question। 2015 and 16 की हमें 14 की डिटेल दी हुई है, वैल्यूज गिवन है। they ask you to calculate the form ratios, compare the figures, your answer should be calculated to one decimal place. Gross profit to revenue, gross profit upon revenue into 100. So the gross profit इन इस इक्वेशन को देखिए गौर से। GP minus expense is profit. So the GP will be profit plus expense. 2 lakhs plus 1 lakh, 3 lakh. So 3 lakh over 750 into 100. So you may show the GP calculation here. GP आपने कैसे निकाला? 2 lakh plus 1 lakh. Expense plus profit is GP. So your answer should be 300 over 750 into 100, which is 40%. Right हो गया। Rows formula operating profit upon capital employed. Let me check operating profit. Operating profit is profit same है हमारे पास, तो ऊपर यही प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बताना है आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ सम ऑफ कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। सो इस क्वेश्चन में तो आपके पास ये दो चीजें हैं, 250 प्लस 80, 3,30,000। तो ये हमारे पास 30.3% आ रहा है। The examiner asked us to show it to one decimal place. Current ratio, quick ratio, no issue with you। मार्किंग कर देता हूँ मैं इसके अंदर ही करंट एसेट्स की। करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स। इंशाल्लाह कर लेंगे आप। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसके अंदर कोई मल्टीप्लाई बाय 100 वगैरह नहीं होता। इसके अंदर जो करंट एसेट निकाला है उसमें इन्वेंट्री को माइनस कर दें, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करनी है और लिक्विडिटी पे बात करनी है। 4 नंबर की डिस्कशन मांग रहा है एग्जामिनर। आइए मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर लूं। हमने 15 का कैलकुलेट किया है, राइट। मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर रहा हूं। क्या बात करेंगे आप? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन has improved in 2015. It may be due to
increase in selling price or decrease in purchase price. Rose has also better than the last year and shows success of the business. It is increased by 10%. इस तरह आप इसको एक्सप्लेन करोगे. On the other hand, liquidity की अगर बात करें, current asset upon current liability, current ratio का फॉर्मूला है liquidity भी इसी तरह explain करोगे. Ability to pay debts with the help of short-term liabilities. इसका आंसर 1.9:1 और इसका 0.9:1 आ रहा है. Although liquidity answer is lower than the last year, but it is not in danger. The company can pay, the business can pay. Lache, business name is Lache. The Lache can pay debts easily when they fall due. Ideal ratio is 2:1. Even in 2015, liquidity ratio is almost out of danger and better than 2014. इस तरह आप इंशाल्लाह बात करेंगे, आपको complete marks मिल जाएंगे. All right, my dears. So now, last question, question number 5. Sole trader. Trial balance is given to us. Adjustments are there. Let me discuss them quickly. Very comfortable and straightforward question. अच्छा, इसको जरा समझ लें. लीज होल्ड बिल्डिंग को, इसकी डेप्रिसिएशन निकलती है 1 लाख over 25. ये इसकी डेप्रिसिएशन होती है. डेप्रिसिएशन ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रेमिसेस. बाकी पुरानी डेप्रिसिएशन दी हुई है, एक्यूमुलेटेड होकर एसएफपी में रिकॉर्ड होगी 11,000. इन्वेंट्री दी हुई है. कमीशन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, अप्रूव्ड कमीशन है, ऐड होगा इनकम में.
एंड इनकम आउटस्टैंडिंग है तो हमारा करंट एसेट चला जाएगा, अदर रिसीवेबल करंट एसेट्स के अंदर जाएगा। Advertising include 5700 for series advertisement being published in the 6 months ending July। जुलाई में एंड हो रहा है और हम काम कर रहे हैं मार्च के लिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स प्रीपेड है। 5700 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4, ये हम प्रीपेड निकालेंगे इसका। 5700 was paid for the 6 months, out of which 4 months are prepaid। 3800 सबको पता है प्रीपेड को कैसे डील करना है। माइनस होगा एक्सपेंस में से और एंड अदर रिसीवेबल में चला जाएगा करंट एसेट बन के। अक्रूड को सब जानते हैं, अक्रूड से एक्सपेंस बढ़ता है, प्रीपेड से एक्सपेंस कम होता है। अदर पेबल बन जाएगा करंट लायबिलिटी में। A computer costing 8,000 had been recorded in the computer maintenance account। So हम कंप्यूटर में ऐड करेंगे और मेंटेनेंस में से, कंप्यूटर मेंटेनेंस में से माइनस कर देंगे 8,000। डेप्रिसिएशन लीज होल्ड की मैंने करके दे दी आपको, कंप्यूटर की आप निकाल लोगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में से, लेकिन इसमें ये 8,000 रुपये ऐड करने के बाद बाकी 10% स्टेटमेंट मेथड है, कर लूंगा सर। ट्रेड रिसीवेबल्स 1900 आर इरिकवरेबल एंड द प्रोविजन इज टू बी मेड 4%। देखो ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हुआ है, 27,900। तो 27,900 में से 1,900 बैड डेट्स वाले पहले माइनस कर दोगे। अब 26,000 पर 4% लगाओगे। 26,000 पे अगर हम 4% लगाएंगे आंसर आएगा 1,040। इसमें से पुराने वाले को माइनस कर दोगे। चेक करो पुराने वाला कहाँ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पुराना वाला 910। इसका मतलब इस साल वाला प्रोविजन बढ़ गया। कितना बढ़ गया सर? 130 बढ़ गया सर। जो बढ़ता है तो एक्सपेंस हो जाता है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा और रिसीवेबल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये वैल्यू जाएगी। रिसीवेबल्स की 26,000 में से हम 1,040 माइनस करेंगे। दैट्स ऑल माय डियर। अच्छा लोन को मत भूलिएगा भाई, आ जाए लोन को डील करना सीख लें मेरे साथ। लोन और ये बैंक इंटरेस्ट पे। अच्छा इसके अंदर क्या करते हैं हम, पहले तो आप 6% 40,000 का इंटरेस्ट निकाल लें। आपको ये नहीं लिखा हुआ कि कब लिया था, इसका मतलब ये पुराना लिया हुआ है। 2400 एक्सपेंस होना चाहिए, दैट्स इट। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनकम स्टेटमेंट में ये आना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है, आपने कितना पे कर दिया है? आपने पे कर दिया है 1500। इसका मतलब कितनी अमाउंट अभी पे करना बाकी है, वो आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी, वो आपका अक्रूड हो जाएगा, वो करंट लायबिलिटी में अदर पेएबल बन जाएगा एसएफपी के अंदर। ऑलराइट माय डियर्स, सो इंशाल्लाह ताला आप ये कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।